2015 में जब मैंने निर्णय लिया कि मैं मेडिकल की प्रिपरेशन करूंगा, तो मुझे घर से उसके लिए पैसे लेने में शर्म आती थी। तो इसीलिए मैंने 9th और 10th के स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। मैं आपको बताता हूँ, आपकी सभी धारणाएं झूठ होती हैं। जब आप कॉलेज में पहुँचेंगे तो आपको वहाँ की सच्चाई से अवगत होना पड़ेगा। उसके बाद मैंने पूछा, क्या ये शराब पीते थे? शराब ये क्या, इनका बाप भी नहीं शराब पीता था। मैं पीता हूँ, मैं बाहर रहता हूँ ना, मैं शराब पीता हूँ। राह पे कांटे बिखरे तो क्या, उस पे तो फिर भी चलना ही है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सचिन समानिया और मैं LLRM मेडिकल कॉलेज में फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। दोस्तों, हम में से हर किसी की अपनी एक कहानी होती है, हर किसी का अपना एक संघर्ष होता है, मेरा, आपका और सभी का। मेरी कहानी का संघर्ष शुरू होता है साल 2011 से। ये वो साल था जहाँ मैंने PCM लेकर अपनी क्लास 12th पास की थी। और ये क्लास पास करने के बाद मैंने डिफरेंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में भी अप्लाई किया था, जिनमें से मैंने यूपी स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद उसकी काउंसलिंग अटेंड की। काउंसलिंग में पहुंचने के बाद मुझे कुछ ऐसा फील हुआ कि शायद मैं इंजीनियरिंग के लिए नहीं बना। और इसी साल में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंग्लिश ऑनर्स के लिए भी अप्लाई किया था। वहाँ भी क्वालिफाई करने के बाद मुझे उसमें अपना फ्यूचर दिखाई नहीं दिया। दोस्तों, बात है UPC की काउंसलिंग की। वहाँ मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ और मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। मैं उठकर अपने घर वापस आ गया। मैंने अपने घर वालों को इस बारे में बताया कि मैं इंजीनियरिंग नहीं करूँगा। सबको ये लगने लगा कि अब ये क्या करेगा, ये अपनी लाइन चेंज कर रहा है, ये सब कुछ छोड़ रहा है। और 3 दिन तक मैंने किसी से बात नहीं की। उसके बाद मैंने अपने बड़े भाई से बात की, इस बारे में डिस्कशन किया। उनको मैंने बताया कि मैं ज़िंदगी में कुछ रिसर्च जैसा करना चाहता हूँ, जैसे जेनेटिक्स, जैसे ऑन्कोलॉजी। और उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि मैं दोबारा 12th करूं बायोलॉजी लेकर। दोस्तों, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट डिसीजन था, मेरे लिए भी और मेरे परिवार के लिए भी। फिर मैंने PCMB लेकर NIUS से दोबारा क्लास 12th किया। और ये वो साल था जब मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदलने लगी थी। अपना क्लास 12th पास करने के बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में BSc बॉटनी ऑनर्स के लिए अप्लाई किया और जाकिर हुसैन कॉलेज की फर्स्ट कट ऑफ में मेरा नाम आ गया। मैं अपने फ़ीस लेकर वहाँ पहुँचा और वहाँ जाकर मुझे पता चला कि एडमिशन के लिए सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल फॉर्म में चाहिए। और थैंक्स टू द पोस्टमैन, जिसने मुझे 1 महीने तक मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। और हार कर मैंने अपने नियर बाई कॉलेज में MMH कॉलेज गाज़ियाबाद में BSc बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर दिया। BSc बायोलॉजी में अप्लाई करने के बाद मैंने कॉलेज के डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, जिसमें से सबसे मेन था सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स। मैं कॉम्पिटिशन्स जीतने लगा। साल 2014 में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे सिंगिंग को प्रोफेशनली आगे ले जाना चाहिए और मैंने गांधर्व संगीत महाविद्यालय से श्रीमती जया बैनर्जी के अंडर क्लासिकल सिंगिंग की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। दोस्तों, साल 2015 में एज अ लीड वोकलिस्ट मैंने अनंतम दी बैंड को ज्वाइन किया और 2015 में ही मेरी BSc भी कंप्लीट हो गई। मुझे BSc में मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स मिले और उसके बाद बहुत विचार विमर्श करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं मेडिकल की प्रिपरेशन करूँगा। दोस्तों, 2014 में जब मैंने सिंगिंग करना स्टार्ट किया था, तो मुझे घर से उसके लिए पैसे लेने में शर्म आती थी। तो इसीलिए मैंने 9th और 10th के स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उससे जो फ़ीस मुझे मिलती थी, उससे मैं अपने म्यूज़िक स्कूल की फ़ीस भरता था। 2015 में बैंड ज्वाइन करने के बाद मैं म्यूज़िक क्लासेस अटेंड करता था, मैं बच्चों को पढ़ाता था, बैंड की प्रैक्टिस भी करता था और जब भी कोई शोज़ मिलते थे, तो मैं शोज़ करने के लिए भी जाता था। दोस्तों, 2015 में जब मैंने निर्णय लिया कि मैं मेडिकल की प्रिपरेशन करूँगा, मैंने सेल्फ स्टडी पर ध्यान दिया, मैंने खुद से तैयारी करना शुरू किया। मुझे विश्वास था कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ और मैं एग्ज़ाम एक बार में फोड़ दूँगा। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, जब 2016 का मैंने पेपर दिया, तो स्कोर इतना बुरा था कि मुझे आपको बताते हुए शर्म आ रही है, सिर्फ 283 मार्क्स मुझे मिले थे। मैं पूरी तरीके से टूट चुका था, लेकिन मैंने फिर से एक बार डिसाइड किया कि मैं इस बार कोचिंग ज्वाइन करूँगा। अगेन बहुत बड़ा डिसीजन था, क्योंकि ऑलरेडी मैं ग्रेजुएट था, एक ड्रॉप हो चुका था, दूसरे ड्रॉप के लिए मैं अप्लाई कर रहा था। मैंने अपने घर पर बात की और मैंने एक बड़ा कोचिंग ज्वाइन कर लिया। लेकिन अभी इस समय भी मैं बच्चों को भी पढ़ा रहा था, म्यूज़िक क्लासेस भी जा रहा था और बैंड में सिंगर भी था। 2017 का नीट का पेपर जब मैंने दिया,
फिर से एक बार मैं टूट गया क्योंकि इस बार सिर्फ 433 मार्क्स मुझे मिले, 433 मार्क्स ओनली। और दोस्तों इस बार हिम्मत टूटने लगी थी, मुझे सेल्फ डाउट होने लगा था कि क्या मैं ज़िंदगी में कुछ कर पाऊँगा? क्या मैं कभी आगे बढ़ पाऊँगा? लेकिन फिर से एक बार अपने घर वालों के कहने पर मैंने आगे तैयारी करना शुरू किया। लेकिन ये समय मेरे लिए बहुत ही मुश्किल भरा था क्योंकि बैंड भी अब बिखरने लगा था। जिस बैंड का मैं लीड वोकलिस्ट था, वो बैंड बिखर गया। उस बैंड के बिखरने के बाद भी मैंने अपनी म्यूज़िक क्लासेस कंटिन्यू रखी, मैंने बच्चों को पढ़ाना जारी रखा। क्योंकि अब मैं इस स्टेज पर आ चुका था कि मुझे घर से एक-एक पैसा माँगने में शर्म लगती थी। हालाँकि ऐसा नहीं है कि मुझे अपने घर से पैसे नहीं मिलेंगे या मैं उनसे माँगता तो वो मुझे किसी तरीके की मदद करने में कोई कोई कमी छोड़ते। लेकिन इस स्टेज पर आकर मुझे ऐसा लगने लगा था कि नहीं, अब मैं पैसे नहीं माँग सकता। बट फिर भी मैंने बड़े कोचिंग में फिर से एडमिशन लिया और फिर से तैयारी शुरू की। हो सकता है कि मेरी तैयारी में ही कोई कमी थी। कोचिंग अपना काम अच्छे से कर रहा था, मैं खुद से अच्छे से नहीं पढ़ रहा था। साल 2018 का जब पेपर मैंने दिया, तो इस बार फिर से एक ट्रेजेडी मेरे साथ हुई। दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी सिर्फ ट्रेजेडीज़ के लिए बनी है। मैं इस बार तैयार था। मैं एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचा, एग्ज़ाम हॉल में बैठा। पेपर 10 बजे से शुरू होना था और 1 बजे ख़त्म होना था। मेरी नज़र घड़ी पर थी। घड़ी में 10 बजे, सवा 10 बजे और धीरे-धीरे साढ़े 10 बजे, और साढ़े 10 बजे हमें पहली बार वो क्वेश्चन पेपर मिला। और मैं यहाँ समझ चुका था कि मैं अब ये पेपर सॉल्व नहीं कर सकता, 2.5 घंटे में मैं ये पेपर सॉल्व नहीं कर पाऊँगा। मेरा मनोबल पहले ही टूट गया था। फिर भी मैंने हिम्मत की और पेपर करना शुरू किया। जब पेपर कंप्लीट हुआ, उसका रिज़ल्ट आया, मुझे सिर्फ 458 मार्क्स मिले थे। ये स्कोर फिर से बहुत लो था। 3 ड्रॉप लेने के बाद, 4 ड्रॉप लेने के बाद आप क्या समझते हैं एक मनुष्य की मनोस्थिति क्या होगी? मैं इस बार पूरी तरीके से टूट गया था और मैंने निर्णय लिया था कि अब मैं नीट की तैयारी छोड़ दूँगा, मैं ज़िंदगी में कुछ और करूँगा। ये बात बताने के लिए मैंने अपने केमिस्ट्री टीचर अमित सर को कॉल किया और उनको बताया कि अब मैं नीट की तैयारी छोड़ रहा हूँ। सर ने मुझे सिर्फ एक बात बोली कि ये डिसीज़न लेने से पहले आप एक बार आके मुझे मिलो। मैं घर से निकला, मैं सर के पास इंस्टीट्यूट में गया और वहाँ पहली बार मेरी मुलाकात तरुण सर से हुई। तरुण सर ने मुझे एक बात बोली जो मेरे ज़हन में घर कर गई, और वो बात थी कि बेटा, अगर तुम नीट निकाल लोगे तो तुम कॉलेज के अंदर जाके परफॉर्म करोगे, लेकिन अगर तुम नीट नहीं निकाल पाओगे तो तुम कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी कहीं परफॉर्म करते रहोगे। ज़िंदगी में कोई स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ये बात मुझे इतनी हिट करी कि मैंने सब कुछ छोड़कर फिर से तैयारी करने का डिसीज़न लिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहने में जितना आसान लगता है, एक सेंटेंस बोलने में जितना आसान लगता है, मैं आपको बता नहीं सकता उस समय मेरे लिए कितना मुश्किल था। क्योंकि आसपास के सभी लोग आपको पूछने लगते हैं कि आपके एग्ज़ाम का क्या हुआ? आपका रिज़ल्ट कैसा आया? आप अब ज़िंदगी में आगे क्या करोगे? सबके ताने, फिर से 1 साल भर फिर से सहना, फिर से तैयारी करना, ज़ीरो से उठना और फिर से ऊपर उठना। ये सब कुछ बहुत मुश्किल काम है दोस्तों। मैंने जी जान लगाकर फिर से पढ़ाई करना शुरू किया। लेकिन दोस्तों, मुझे अभी भी एक मलाल था क्योंकि टेस्ट्स में, क्लास टेस्ट में मेरे मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे थे और मैं इस चीज़ से बहुत परेशान था। दिसंबर 2018 का समय था, मैं फिर से तरुण सर के पास गया और मैंने उन्हें अपनी समस्या बताई कि सर, मेरे मार्क्स टेस्ट में इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं। उन्होंने मुझे वहाँ जो चीज़ बोली, जो चीज़ बताई, वो मेरे लिए काम करी। हो सकता है आप जो इस वीडियो को देख रहे हो, आपके लिए भी ये चीज़ काम करे। सर ने मुझे बोला कि ये वो समय है जब आप अपना सारा बैकलॉग कंप्लीट करो, जितने टेस्ट्स आपने आज तक दिए हैं उन सबको फिर से रिवाइज़ करो, अपने नोट्स रिवाइज़ करो, अपनी एनसीईआरटी को फिर से पढ़ो। और मैंने एग्जैक्टली ऐसा करना शुरू कर दिया। मैंने बार-बार रिवीजन और बार-बार टेस्ट पेपर्स अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये समय भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि इसमें मेरा पूरा टाइम टेबल बहुत ही ज़्यादा जैम पैक्ड था। मैं सुबह 8 बजे कोचिंग में पहुंच जाता था, 2 बजे तक सारी क्लासेस अटेंड करके मैं फिर 5 बजे तक वहीं पढ़ाई करता था। 5 बजे वहाँ से निकलने के बाद मैं 5:30 बजे अपने घर पहुँचता था। कई बार ऐसा होता था बीच में खाना खाने का समय भी नहीं मिलता था, कुछ खाने का समय नहीं मिलता था, पानी भी नहीं पिया होता था और मैं सीधा अंदर घुस के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देता था। और ये क्लास चलती थी रात को 9:30 बजे तक। 9:30 बजे मैं अपने घर में ऊपर जाकर डिनर करता था और 10 बजे से पढ़ाई शुरू करता था और ये पढ़ाई चलती थी रात को 2 से 3 बजे तक। दोस्तों, फिर अगली सुबह फिर वही शेड्यूल, सिर्फ 4 और 5 घंटे सोकर मैंने अपनी पूरी पढ़ाई की। लेकिन इसका भी अंत हुआ। फरवरी एंड में हमारा कोचिंग में भी सिलेबस ख़त्म हुआ और मैंने भी अपने ट्यूशन में सारा सिलेबस बच्चों को ख़त्म करवा दिया। दोस्तों, उसके बाद मेरे पास 2 महीने थे और मुझे पता था कि ये 2 महीने हैं सिर्फ आर या पार करने के लिए।
मेरे टीचर्स ने मेरी बहुत हेल्प की। इस पूरे समय में मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी रही। उन्होंने हर समय मुझे हर तरीके से सपोर्ट किया। मेरे पेरेंट्स ने एक समय के बाद मुझे ये कहना भी बंद कर दिया कि बेटा पढ़ाई करो, क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा था कि मैं अपनी लिमिट से भी आगे निकल कर मेहनत कर रहा था। मेरे फादर ने कभी मुझसे किसी चीज़ की डिमांड नहीं की कि बेटा ये मत करो, ज़िंदगी में ये कर लो, ये मत करो, ये कर लो। हर समय उन्होंने मेरा साथ दिया और मैं तैयारी करता रहा। हर एक दिन मैंने 3 टेस्ट पेपर लगाए, मार्च और अप्रैल। लगभग मैंने 150 के आसपास पूरे कंप्लीट लेंथ सिलेबस टेस्ट अटेम्प्ट किए। दोस्तों, लेकिन मेरी कहानी इतनी आसान नहीं है। इसके बाद आता है 30th of April 2019। दिस वॉज द डे व्हेन माय ब्रदर इन लॉ वाज डायग्नोस्ड विद एक्यूट पेनक्रेटाइटिस और पूरा घर एकदम डिप्रेशन और नेगेटिव माहौल में था, क्योंकि डॉक्टर्स ने हमें पहले ही बता दिया था कि वो अब नहीं बचेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही दुखद स्थिति थी। साथ ही एट द सेम टाइम आई गॉट एन इंजरी। मेरे चेस्ट में एक वुंड था और उसने भी मुझे परेशान किया और मेरी मनोस्थिति और शारीरिक स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी कि मैंने फिर से एग्ज़ाम छोड़ने का निर्णय लिया। मैंने अमित सर को कॉल किया और उनको कहा, सर मेरी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है और मैं एग्ज़ाम अटेम्प्ट नहीं कर पाऊँगा। ये एक समय था जब पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी टीचर ने अपने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट किया होगा। अमित सर ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं सिर्फ उनके कहने पर एक बार जाकर एग्ज़ाम में बैठ जाऊं और क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करूं। उनके कहने पर मैं तैयार हुआ और 5 तारीख को मैं पेपर देने चला गया। दोस्तों, आपको पता होगा कि नीट के एग्ज़ाम के लिए एक ड्रेस कोड होता है। मैंने भी एक लोवर, स्लीपर्स और टी शर्ट पहनकर वहाँ पर जाने की तैयारी की। लेकिन मेरी चेस्ट के अंदर जो वुंड था, मैंने उसको ड्रेसिंग किया हुआ था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो गार्ड ने मुझे चेक करना शुरू किया और जब उन्होंने मुझे चेक किया, ही हिट मी हार्ड एट माई चेस्ट और मैं तुरंत वहाँ ज़मीन पर बैठ गया। लेकिन मैं जैसे तैसे उठा और मैं एग्ज़ाम सेंटर में अंदर गया और मैंने अंदर जाकर देखा कि आई स्टार्टेड ब्लीडिंग। मेरी पूरी टी शर्ट रेड हो चुकी थी, बट मुझे एग्ज़ाम देना ही था। दोस्तों, एग्ज़ाम देते देते मुझे एहसास होने लगा था कि अगर आपने पूरी ईमानदारी और मेहनत से, पूरी लगन से अपनी तैयारी की है तो आप एग्ज़ाम्स को, किसी भी परीक्षा को ज़रूर निकाल लोगे। कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आप उससे पार ज़रूर निकलेंगे। यू कैन क्रॉस ऑल काइंड्स ऑफ हर्डल्स। 2.5 घंटे में मैंने पेपर कंप्लीट किया और मुझे पता था कि इस बार मैं मेडिकल कॉलेज जा रहा हूँ। मैं बाहर निकला, अपने घर वापस आया। टीचर्स के कहने पर मैंने अपनी आंसर की चेक की एंड आई गॉट 615 मार्क्स। फाइनल आंसर की आने के बाद मुझे 600 मार्क्स मिले और काउंसलिंग में मैंने LLRM कॉलेज को चुना और मैं आज LLRM कॉलेज का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। दोस्तों, कहानी सिर्फ यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। आपके दिल में, दिमाग में कॉलेज को लेकर भी बहुत सारी धारणाएं होंगी। मैं आपको बताता हूँ, आपकी सभी धारणाएं झूठ होती हैं। जब आप कॉलेज में पहुँचेंगे तो आपको वहाँ की सच्चाई से अवगत होना पड़ेगा। आपको अच्छे और बुरे लोग हर जगह मिलेंगे, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन परिस्थितियों से कैसे टैकल करते हैं। डरना और पीछे हटना किसी भी परिस्थिति का कोई हल नहीं है। क्योंकि मैं म्यूज़िक सीखता था, यहाँ पर मेरे लिए ये चीज़ काम आई। मैं हर किसी को गाना सुनाता और वो मुझसे खुश हो जाते, यहाँ तक कि कॉलेज की फैकल्टीज़ भी। धीरे धीरे मैं कॉलेज में पॉपुलर होने लगा। मुझे कॉलेज के सभी फंक्शंस में परफॉर्म करने के लिए बुलाया जाने लगा। मैं कॉलेज के बैंड में भी लीड सिंगर बन गया। दोस्तों, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। हमारी पोस्टिंग में भी बहुत अजीब-अजीब चीज़ें होती हैं। हमें लगता है कि हम वहाँ जाएँगे, हम सब कुछ अच्छा करेंगे, हम बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाएँगे, हम तो सब कुछ पढ़ के जाएँगे और हम सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके की घटनाएँ हमारे साथ होती हैं। हाल ही में मैं शाम की पोस्टिंग में गया और वहाँ पर हमें एक केस मिला। दैट पेशेंट वाज़ ऑन ऑक्सीजन। ही वाज़ इन शॉक। उनके अटेंडेंट से हमने बात करनी शुरू की, हमने हिस्ट्री लेना शुरू किया। हमने उनसे पूछा कि इनको क्या दिक्कत है, तो उन्होंने बोला, इनको तो शुगर है भैया, इन्हें शुगर है। ये 5 साल पहले मेरे जैसे थे, ऐसे इतना मोटा पेट था इनका, ये तो बीमारी में ऐसा हो गए हैं, बीमारी ने ऐसा कर दिया। तो हमने धीरे धीरे हिस्ट्री लेना शुरू किया। हमने उनके सारे रिफ्लेक्सेस चेक किए, कोई रिफ्लेक्सेस उनके अंदर नहीं थे। हमने उनकी डाइट हिस्ट्री और डिफरेंट हिस्ट्रीज लेना शुरू किया। हमने पूछा, क्या ये तंबाकू खाते थे? ही सेड, ये क्या इनका बाप भी तंबाकू नहीं खाता था, मैं खाता हूँ तंबाकू, मैं बाहर रहता हूँ ना, बाहर रहता हूँ। ठीक है, हमने लिखा। उसके बाद मैंने पूछा, क्या ये शराब पीते थे? शराब ये क्या, इनका बाप भी नहीं शराब पीता था,
मैं पीता हूँ सर, मैं बाहर रहता हूँ ना, मैं शराब पीता हूँ। ठीक है। एंड द फनी क्वेश्चन कम्स हियर, मैंने उनको पूछा कि क्या ये नॉनवेज खाते थे? उन्होंने कहा नॉनवेज, चिकन विकन ये क्या इनका बाप नहीं खाता था, मैं खाता हूँ, मैं बाहर रहता हूँ ना। तो दोस्तों धीरे धीरे हमने उनका एग्जामिनेशन शुरू किया। प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स के लिए जैसे ही हमने टॉर्च उनकी आंख पर मारी, जैसे ही लाइट हमने उनकी आंख पर फ्लैश किया, वो आदमी घूमकर मेरे पास आया। इन ही सेड, रोशनी बहुत बढ़िया है इनकी आंख की, अब तक भी चश्मा नहीं लगाते, 7 साल के हो गए, दिखाई देता है ना सब कुछ, मछली बहुत खाते थे। एंड आई वॉज लाइक कि क्या बोला, कि अभी तो कुछ और बोल रहे थे। मैंने कहा क्या खाते? अरे मछली मछली मछली, तो ये क्या इनका बाप भी बहुत खाता था। तो दोस्तों ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप हिस्ट्री लोगे, आप सब कुछ पूछोगे, वो एक समय आपको कुछ बताएंगे और अगले पल कुछ और बताएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि हमें शाम को कुछ और हिस्ट्री मिली होती है और सुबह प्रोफेसर के सामने हिस्ट्री चेंज हो जाती है। ऐसी बहुत सी चीज़ें आपके साथ होंगी। कॉलेज में बहुत सारे इंसिडेंट्स आपको मिलेंगे। एक और इंसिडेंट हुआ, हम लोग पेशेंट के पास गए, हमने उनको बताया कि आपकी सर्जरी होगी, और वो इतना डर गए कि वो वार्ड छोड़कर भाग गए और वो वापस ही नहीं आए। दोस्तों कॉलेज में मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा है अभी तक। मुझे डिफरेंट तरीके के एक्सपोजर्स मिले हैं, मैं डिफरेंट चीज़ों को सीख पाया हूँ। हाल ही में जुलाई 2015 में एक मैगज़ीन के अंदर मेरा आर्टिकल भी पब्लिश हुआ है, एंड दैट आर्टिकल इज़ ऑन कार्सिनोजेंस, और ये आर्टिकल हिंदी में है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होंगी। मेरे पूरे एक्सपीरियंस से मुझे एक चीज़ समझ में आती है, और वो ये है कि आप में से कोई भी, हम सब इतनी ताकत रखते हैं कि हम जो चाहें वो ज़िंदगी में अचीव कर सकते हैं। उठो, लक्ष्य प्राप्ति तक संघर्ष करो। जब तक आपका लक्ष्य आपके हाथ में ना जाए तब तक लड़ाई करते रहो, पीछे मत हटो। दोस्तों एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, अगर आप किसी कॉम्पिटिशन में क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, तो आपको एक चीज़ समझनी होगी। 2 बातें हो सकती हैं, या तो आपकी तैयारी में कोई कमी थी, या फिर आप उस चीज़ के लिए नहीं बने हैं। ये आपको कौन बताएगा कि आप उस चीज़ के लिए नहीं बने हैं? आप खुद ये चीज़ आपको बताएंगे, कोई और आपकी मदद नहीं कर सकेगा। अगर आपको लगता है आपकी तैयारी में कमी थी, तो फिर से एक और बार तैयार हो जाइए, जमकर मेहनत कीजिए। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं, कोई परीक्षा नहीं जो आप पास नहीं कर सकते, बशर्ते आपकी मेहनत में ईमानदारी और लगन होनी चाहिए। दोस्तों इसी के साथ मैं जोश टॉक्स नीट को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये स्टेज प्रोवाइड किया अपनी स्टोरी सुनाने के लिए, और साथ ही साथ 2024 के नीट एस्पिरेंट्स को ऑल द बेस्ट भी कहना चाहूँगा। जमकर मेहनत कीजिए, आप एग्ज़ाम ज़रूर निकालेंगे। राह पे कांटे बिखरे तो क्या, उस पे तो फिर भी चलना ही है। शाम छुपा ले सूरज मगर रात को एक दिन ढलना ही है। रुत ये टल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी हो। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या हो। थैंक यू।